कल्पना करिए एक दिन आपको सड़क किनारे नवजात बच्चा फेंका हुआ दिखाई देता है। आप उसे घर ले आते हैं, उसे बड़ा करते हैं, लेकिन जवान होते ही वही बच्चा प्यार और दौलत की लालच में आपकी जान ले लेता है। सोचकर ही आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह महज कल्पना नहीं बल्कि हाल ही के दिनों की हकीकत है। और यह हकीकत उड़ीसा के भुवनेश्वर के रहने वाली राजलक्ष्मीकर नाम की महिला की है। और यह सब कुछ हुआ इंस्टाग्राम की मदद से। तो आखिर राजलक्ष्मीकर की पूरी कहानी क्या है? इन सब के पीछे की वजह क्या थी? इसमें इंस्टाग्राम का क्या रोल था? और इस पूरे कांड का खुलासा कैसे हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले सीएम क्राइम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। जैसा कि हमने बताया, आज की कहानी राजलक्ष्मीकर नाम की एक महिला की है। साल 2011 से 12 के समय राजलक्ष्मी अपने पिता के साथ भुवनेश्वर में रहा करती थी। यहीं इनका अपना घर था। एक दिन राजलक्ष्मी अपने पिता के साथ किसी जरूरी काम से जा रही थी। तभी उन्हें सड़क से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के बीच किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि यह किसी बच्चे की आवाज है। राजलक्ष्मी भागकर आवाज की तरफ बढ़ती हैं। उन्हें सच में झाड़ियों के बीच एक नवजात बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। वह बच्ची को तुरंत उठाकर गले लगाती है और मदद के लिए लोगों को आवाज देती है। तुरंत ही वहां पर कई और लोग जमा हो जाते हैं। बच्ची की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लावारिस हालत में सड़क किनारे मिली बच्ची की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी जाती है। पुलिस अपने स्तर से बच्ची के माता पिता का पता लगाने का प्रयास करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। इधर अस्पताल में मामूली इलाज के बाद ही बच्ची स्वस्थ हो जाती है और सरकारी अधिकारियों के हवाले बच्ची को कर दिया जाता है। यहाँ पर एक संयोग की बात यह थी कि जिस राजलक्ष्मी नाम की महिला ने पहली बार उस बच्ची को सड़क से उठाया था, उन्हें भी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजलक्ष्मी और उनके पति फैसला करते हैं कि वह इस बच्ची को कानूनी तौर पर गोद लेकर अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। इसके बाद राजलक्ष्मी और उनके पति सरकारी अधिकारियों से संपर्क करते हैं और फिर सभी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए कानूनी तौर पर बच्ची को गोद ले लेते हैं। घर में बच्ची के आने से राजलक्ष्मी काफी खुश होती हैं। हालांकि उनकी खुशी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह पाती है, क्योंकि इस बच्ची के गोद लेने के ठीक एक साल बाद यानी 2013 में राजलक्ष्मी के पति की अचानक मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद बच्ची की पूरी जिम्मेदारी राजलक्ष्मी पर ही आ जाती है। वह इस जिम्मेदारी से घबराती नहीं है, बल्कि बेटी को और बेहतर भविष्य देने के लिए शुरू से ही उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला करती है। इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर भुवनेश्वर छोड़कर गजपति जिले के पारला के मुंडी शहर में आ जाती है। यहाँ वह किराए के मकान में रहने लगती हैं। साथ ही अपनी बेटी का एडमिशन इसी शहर के केंद्रीय विद्यालय में करवा देती हैं। यहाँ तक इन सब की जिंदगी नॉर्मल लग रही होती है। इन सब के बीच समय बदलते हुए आ जाता है 2025। जिस बच्चे को राजलक्ष्मी ने 3 दिन की उम्र में गोद लिया था, वह अब 13 साल की हो चुकी थी। फिलहाल वो केंद्रीय विद्यालय में 8th क्लास की स्टूडेंट थी। 29 अप्रैल 2025 की अंधेरी रात को पड़ोसी अचानक से राजलक्ष्मी की बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। तुरंत ही आवाज सुनकर लोग राजलक्ष्मी के घर की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें घर के बाहर उनकी बेटी मदद के लिए चिल्लाती हुई नजर आती है। वह बताती है कि मां को शायद हार्ट अटैक आया है। वह कुछ नहीं बोल रही है। बेटी की बात सुनकर कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सच में राजलक्ष्मी बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है। तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर लोग जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर राजलक्ष्मी को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। तुरंत ही राजलक्ष्मी के डेथ की खबर राजलक्ष्मी के भाई समेत दूसरे करीबी रिश्तेदारों को दी जाती है। अगले दिन यानी 30 अप्रैल को राजलक्ष्मी के शव को पुरी के स्वर्ग द्वार पर लाया जाता है और यहाँ उनकी अंतिम संस्कार होता है। यहाँ तक केस में कहीं से किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। हर किसी ने बेटी की बातों का यकीन कर लिया था कि राजलक्ष्मी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वैसे भी पिछले कई सालों से राजलक्ष्मी दिल की बीमारियों से जूझ रही थी और वह लगातार दवाई भी खा रही थी। राजलक्ष्मी के चले जाने के बाद अब उनकी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसीलिए परिवार वालों की सहमति से अब राजलक्ष्मी की गोद ली हुई बेटी की जिम्मेदारी राजलक्ष्मी के भाई सीबा प्रसाद मिश्रा अपने कंधों पर लेते हैं और वह उसे अपने साथ लेकर भुवनेश्वर चले जाते हैं। राजलक्ष्मी की मौत के कुछ दिनों बाद सीबा प्रसाद मिश्रा नोटिस करते हैं कि मां की मौत से बेटी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वह एकदम रिलैक्स होकर जी रही है।
इतना ही नहीं, उनका ध्यान इस बात की ओर भी जाता है कि अक्सर वह घर में लोगों की नजरों से बचकर रह रही है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? इसी बात को समझने के लिए सीबा प्रसाद मिश्रा अब उस पर नजर रखना शुरू करते हैं। इसी दौरान वह एक दिन देखते हैं कि वह लड़की छिपकर किसी से फोन पर बात कर रही है। सीबा तुरंत लड़की से पूछते हैं कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कहां से आया और तुम किससे बात कर रही हो? लड़की हड़बड़ा जाती है और कुछ सटीक जवाब नहीं दे पाती है। वह अपना मोबाइल छिपाने में लग जाती है, लेकिन सीबा तुरंत उससे मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल लेने के बाद जब वह मोबाइल की जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह किसी लड़के से मोबाइल पर बात कर रही थी। इतना ही नहीं, जब वह मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलते हैं तो पता चलता है कि लड़की इंस्टाग्राम पर कई लड़कों से बात कर रही थी। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट ऐसा मिलता है जिससे हुई बातचीत में लड़के ने बड़ी ही अजीब बातों का जिक्र किया हुआ था। ये मैसेज पढ़ते ही सीबा को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है और वो तुरंत पारखे मुंदी पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं और शक जताते हैं कि राजलक्ष्मी की मौत के पीछे शायद उनकी बेटी का ही हाथ है। सीबा प्रसाद मिश्रा की ओर से राजलक्ष्मी की मौत को हत्या बताया जाता है और शक उसकी बेटी पर ही जाता है। इसलिए पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू करते हैं। मोबाइल की जांच के दौरान पता चलता है कि हाल के दिनों में मोबाइल से काफ़ी डेटा डिलीट किया गया है। यहां तक कि इंस्टाग्राम के भी काफ़ी मैसेजेस डिलीट किए गए थे। इसलिए पुलिस वाले अब साइबर एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं और डिलीट किए गए मैसेज और मोबाइल डेटा को रिकवर करने की कोशिश में लग जाते हैं। पुलिस वालों की ये कोशिश कामयाब रहती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद सभी डिलीट किए गए मैसेजेस पुलिस के पास आ जाते हैं। उन मैसेजेस को पढ़कर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि राजलक्ष्मी की मौत को बड़ी ही चालाकी से हार्ट अटैक का नाम दिया गया है, जबकि उसकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट इंस्टाग्राम मैसेज में लिखी गई है। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस वाले राजलक्ष्मी की 13 साल की गोद ली हुई बेटी से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। पहले तो वो किसी भी तरीके से राजलक्ष्मी की मौत के साजिश में शामिल होने से इनकार करते हुए कहती है कि मां की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन पुलिस वाले जब इंस्टाग्राम अकाउंट तथा कुछ लड़कों के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हैं तो वो लड़की घबरा जाती है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के सामने बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। पुलिस के सामने राजलक्ष्मी की बेटी की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक 2025 की शुरुआत में राजलक्ष्मी को कहीं से पता चलता है कि उनकी बेटी किसी लड़के के प्यार में पड़ गई है। ये लड़का 21 साल का गणेश रथ था, जो पास के ही एक मंदिर में पुजारी था। दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। अभी तो लड़की की उम्र 13 साल ही थी तथा वो 8वीं क्लास में ही थी। इतनी कम उम्र में प्यार के चक्कर में पड़कर लड़की अपना भविष्य खराब कर सकती थी, इसलिए राजलक्ष्मी उसे रोकने का प्रयास करती है। इस कारण माँ बेटी के रिश्तों में भी तनाव आ जाता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से भी इस बारे में जिक्र करती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से भी इस बात का जिक्र करती है कि उसकी माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया है और उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। इसी के बाद गणेश लड़की से कहता है कि अगर माँ को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों बड़ी आसानी से एक हो जाएंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। इतना ही नहीं, माँ के सभी प्रॉपर्टी के मालिक भी तुम बन जाओगी। इस तरह हम दोनों हंसी खुशी साथ रह लेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी के बाद दोनों इंस्टाग्राम पर मैसेज के जरिए प्लान बनाने में लग जाते हैं कि कैसे माँ को रास्ते से हटाया जा सकता है। इंस्टाग्राम मैसेज में ही इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि माँ को कैसे बेहोश करना है, बेहोश होने के बाद कैसे अस्पताल ले जाना है, फिर पड़ोसियों को हार्ट अटैक वाली कहानी बतानी है। कुल मिलाकर अगले कई दिनों तक गणेश लड़की को अलग अलग तरह से माँ को रास्ते से हटाने के तरीकों के बारे में बताता रहता है और फिर तय किया जाता है कि 29 अप्रैल 2025 को वो अपनी माँ को खत्म कर देगी। इस प्लान में साथ देने के लिए गणेश अपने एक और साथी दिनेश साहू को भी मिला लेता है। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि राजलक्ष्मी हार्ट की समस्याओं के साथ साथ कुछ और बीमारियों से ग्रसित थी, इसलिए वो नींद की गोली भी लिया करती थी। उनकी बेटी को अच्छे से पता था कि उनकी दवाओं में कौन सी दवा नींद की है। इसी बात का फायदा उठाते हुए 29 अप्रैल 2025 की रात एक साथ कई नींद की दवाइयां राजलक्ष्मी के खाने में मिला दी जाती हैं। बेटी की साजिशों से अनजान राजलक्ष्मी बड़े आराम से खाना खाती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। जब वो सो जाती हैं तो बेटी अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए पहले तो आकर चेक करती है कि माँ सोई है कि नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि राजलक्ष्मी सो गई है तो वो फिर अपने बॉयफ्रेंड गणेश को इस बात की जानकारी देती है और अगले ही मिनट में गणेश अपने एक और साथी दिनेश के साथ राजलक्ष्मी के कमरे में चला आता है। इन दोनों के आते ही वो लड़की राजलक्ष्मी के हाथों को पकड़ लेती है। दिनेश दोनों पैर पकड़ता है और फिर गणेश कमरे में रखा तकिया उठाकर उसी से राजलक्ष्मी का मुंह जोर से दबा देता है।
अगले ही मिनट राजी बचने के लिए हाथ पैर मारना शुरू करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद वो नहीं बच पाती है और फिर थोड़ी देर बाद दम घुटने की वजह से राजलक्ष्मी की मौत हो जाती है। राजलक्ष्मी की मौत के बाद वो लड़की कमरे में ही रखी अपनी मां की 70 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी और लगभग 60,000 कैश गणेश को दे देती है। फिर वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद नाटक का अगला पार्ट शुरू होता है। लड़की घर के बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू करती है। लोग आते हैं तो प्लान के मुताबिक ही उन्हें बताती है कि मां को हार्ट अटैक आया है। लोग जल्दी से राजलक्ष्मी को लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लोग हार्ट अटैक की बात को ही सच मान लेते हैं और अगले ही दिन अंतिम संस्कार भी हो जाता है। अब इस हत्याकांड में शामिल तीनों ही लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका गुनाह नहीं पकड़ा जाएगा। इसलिए अगले ही दिन गणेश पास के एक फाइनेंस कंपनी में जाता है और राजलक्ष्मी के गहनों को गिरवी रखते हुए उसके बदले 2400 का लोन ले लेता है। उन पैसों से एक अच्छी सी बाइक खरीदता है। हालांकि जैसे ही लड़की के पास से छिपा कर रखा गया मोबाइल बरामद होता है, इन लोगों का गुनाह पुलिस के सामने आ जाता है। लड़की के कन्फेशन के बाद पुलिस वाले तुरंत ही गणेश रथ और दिनेश साहू को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये दोनों भी पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस राजलक्ष्मी की लगभग कुछ गोल्ड ज्वेलरी, कैश, चोरी के गहने के पैसों से खरीदी गई बाइक इत्यादि बरामद करती है। इसके अलावा हत्या के लिए इस्तेमाल हुआ तकिया भी पुलिस खोज निकालती है। इंस्टाग्राम मैसेज के जरिए भी इन तीनों की मिली भगत और साजिश साबित हो जाती है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो दिनेश और गणेश 20 और 21 साल के थे, इसलिए दोनों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की की उम्र केवल 13-14 साल है। कानूनन वो नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा जाता है। इतना ही नहीं, उस लड़की को अधिकतम 3 साल ही बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है, फिर कानूनन उसे रिहा करना ही पड़ेगा। राजलक्ष्मी कई दिन की एक मासूम की जान बचाकर 13 की उम्र में उसी के हाथों अपनी जान गंवा बैठी, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस पूरे मामले में आरोपियों को सजा अदालत देगी और हमें अदालत के फैसलों तथा कानून का सम्मान भी करना चाहिए। फिर भी आपके अनुसार इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।